और ये बाल विकास का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, इसको बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे कभी-कभी पूछ लिए जाते हैं और बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि सीटेट के सिलेबस में स्पेशली कोहलबर्ग का नाम मेंशन किया गया है, ठीक है? तो हम इसको इग्नोर नहीं करेंगे और इसको आज अच्छे से समझेंगे, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। कोहलबर्ग एक अमेरिकी वैज्ञानिक यानी कि मनोवैज्ञानिक है, ठीक है? लॉरेंस कोहलबर्ग इनका नाम है और ये जो आप इनके बारे में देख रहे हैं जानकारियाँ, ये देख लीजिए। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखी है। और ये इम्पोर्टेंट है कि ये एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक। चलते हैं नैतिक विकास। अब हम बात करेंगे नैतिक विकास के सिद्धांत की, तो हमें पता होना चाहिए कि नैतिक विकास होता क्या है। देखिए, समाज निर्धारित नियमों के अनुसार चलना ही नैतिकता माना जाता है, ठीक है? जो समाज के रूल हैं, रेगुलेशंस हैं, वही जो फॉलो करेंगे हम, उसको नैतिकता माना जाता है। उचित या अनुचित व्यवहारों को देखकर उसी के अनुरूप किए गए आचरण की क्षमता को नैतिक विकास माना जाता है। देखिए, इस लाइन में ये बताया जा रहा है कि जो अनुचित है समाज में और क्या उचित है, उसी के आधार पे जो हमारे अंदर क्षमता है कि भाई ये काम गलत है, नहीं करना चाहिए, ये सही है, करना चाहिए, तो वो जो हमारे दिमाग में सर्कल चलता रहता है हर समय कि क्या सही है क्या नहीं, उस चीज की क्षमता को भी नैतिक विकास माना जाता है, ठीक है? अब हम सीधे आ जाते हैं नैतिक विकास की अवस्थाओं पे, जो कि कोहलबर्ग ने बताए हैं। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की 6 अवस्थाओं का वर्णन किया है। ध्यान दीजिएगा, 6 अवस्थाओं का वर्णन किया गया है, 6। और लेकिन इन्होंने दो-दो अवस्थाओं में एक साथ रखकर उन्हें 3 बना दिया है। मतलब जो एक स्तर बनाया है, उसमें आपको 2 स्तर देखने को मिलेंगे। तो पहला कौन सा है? पूर्व परंपरागत अवस्था। इसको प्री कन्वेंशनल भी कहते हैं, जो कि एज इसमें दी हुई है 4 से 10। जो दूसरी अवस्था है वो है परंपरागत अवस्था यानी कि कन्वेंशनल। ये है आपकी 10 से 13 वर्ष। 10 से 13 वर्ष। और ये जो आपकी तीसरी है यानी कि उत्तर परंपरागत अवस्था, इसको कहते हैं पोस्ट कन्वेंशनल। तो ये है आपकी 13 से 18, कहीं कहीं आपको 13 से 17 भी लिखी मिल जाएगी, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये कुछ मनोवैज्ञानिकों में कभी कभी कुछ बुक्स में आपको अंतर देखने को मिल सकता है, 13 से 17 भी हो सकता है। ये साल है, मैंने वर्ष नहीं लिखा है, आप समझ जाइएगा ये वर्ष है, ठीक है? अब हम इनको विस्तृत रूप से समझेंगे। सबसे पहले आता है प्री कन्वेंशनल। प्री कन्वेंशनल में क्या होता है? जब बालक किसी बाहरी तत्व या किसी भौतिक घटना के संदर्भ में किसी आचरण को नैतिक अथवा अनैतिक मानता है, उसकी नैतिक तर्क शक्ति प्री कन्वेंशनल स्तर की कही जाती है, ठीक है? इस स्तर के अंतर्गत 2 अवस्थाएं आती हैं। पहली है आज्ञा एवं दंड की अवस्था, यानी कि स्टेज ऑफ द ऑर्डर एंड पनिशमेंट। और दूसरा है अहंकार की अवस्था यानी कि स्टेज ऑफ ईगो, ठीक है? तो यहाँ पे हम सबसे पहले आज्ञा एवं दंड की अवस्था को समझेंगे। आज्ञा एवं दंड की अवस्था, इस अवस्था में बच्चे का चिंतन दंड से प्रभावित होता है, मतलब पनिशमेंट से, ठीक है? परिवार के सभी सदस्य बच्चे को कुछ कार्य करने का आदेश देते रहते हैं। इन आदेशों का पालन न करने पर बच्चे को दंडित किया जाता है। इसीलिए बच्चा यह सोचता है कि दंड से बचने के लिए आदेश का पालन करना अनिवार्य है, ठीक है? तो ये हर समय बच्चे के दिमाग में चलता रहता है कि अगर मैंने कोई काम नहीं किया तो मुझे पनिशमेंट मिलेगी, मुझे मारा जाएगा, मुझे डांटा जाएगा, कोई भी काम। तो वो उस जो पनिशमेंट है उससे डर के वो काम करता है, ठीक है? आइए दूसरे लाइन में देखते हैं क्या है। कम आयु में और अपरिपक्व, कम आयु में और अपरिपक्व होने के कारण बच्चा जो है वो किसी कार्य को करने का या ना करने का निर्णय इसलिए करता है क्योंकि वह दंड से डरता है, यानी कि पनिशमेंट से डरता है। अर्थात आज्ञाओं, यानी कि आज्ञा ना ऑर्डर का पालन इसलिए करता है कि वह दंडित ना हो, ठीक है? तो मतलब देखिए, आप फिगर में देख सकते हैं उसकी माँ उसको डांट रही है, तो वो
उस चीज से डरता है कि हमें अगर कोई पनिशमेंट मिलेगी तो गलत चीज, तो हमको अगर डांटा जा रहा है तो एक कोई जरूर मैंने गलत काम किया होगा, है ना। तो ये है पहली अवस्था कोहेलबर्ग की आज्ञा एवं दंड की अवस्था। आगे चलते हैं। ये दूसरी अवस्था है स्टेज ऑफ ईगो यानी कि अहंकार की अवस्था। इसमें क्या होता है, इस अवस्था में आकर बच्चे के चिंतन का स्वरूप बदल जाता है। जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ती है वो परिपक्व हो जाता है यानी कि मैच्योर होने लगता है, तो वो अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं को समझने लगता है। उसको पता है कि हमें क्या चाहिए। दूसरी लाइन में समझते हैं, यदि उसका कोई उद्देश्य झूठ बोलने से पूरा होता है तो वह झूठ बोलता है। मान लीजिए वो खेलने गया है और वो लौट के आता है और उसकी माँ पूछती है क्या तुम दूर खेलने गए थे, तो वो कहता है नहीं मैं पड़ोस में ही खेल रहा था। तो वो एक झूठ बोल रहा है लेकिन वो जानता है अब मेरा काम पूरा हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अगर उसको भूख लगी है, मान लीजिए कोई बच्चा बाहर बैठा है, उसको काफी भूख लगी है और वो चुरा कर कुछ खा लेता है, तो वो इन क्रियाओं को नैतिक आचरण ही समझता है। वो सोचता है मेरी जो आवश्यकताएं हैं जो पूरी हो रही हैं वही मेन नैतिक आचरण है, ये मुझे करना है। ठीक है, तो नैतिक विकास की इस अवस्था का आधार बालक का अहंकार होता है यानी कि ईगो होता है कि वो ये काम जरूर करेगा। कन्वेंशनल स्तर ये दूसरा स्तर है, इसको फिर दो भागों में बांटा जाएगा। किन दो भागों में बांटा है, प्रशंसा की अवस्था और सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। ये दो स्टेज हैं कन्वेंशनल स्तर यानी कि जो दूसरा स्तर मैंने आपको बताया था उसमें फिर से दो स्तर आ गए। ठीक है, तो आइए सबसे पहले बात करते हैं प्रशंसा की अवस्था। इस अवस्था में बच्चा जो भी करता है वो दूसरे लोगों के द्वारा उसकी प्रशंसा करने के लिए करता है। मतलब ये है बच्चा इस समय वो जो काम कर रहा है वो चाहता है कि लोग उसकी प्रशंसा करें। ठीक है, तभी लोग हम जो भी बच्चे काम करते हैं उसकी छोटे छोटे कामों की प्रशंसा करने लगते हैं क्योंकि वो चाहता है कि वो जो काम करे उसकी प्रशंसा हो। इस अवस्था में बच्चे उन्हीं व्यवहारों को उचित व नैतिक मानते हैं जिनके लिए वे परिवार, स्कूल, पड़ोस, मित्र मंडली से प्रशंसा प्राप्त करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस अवस्था में बच्चे के चिंतन का स्वरूप समाज और उसके परिवेश से निर्धारित होता है। मतलब जो भी जैसा भी जो आसपास का हमारा परिवेश है या परिवार है, वो जब तक छोटे से बच्चा है अगर वो प्रशंसा चाहता है तो हमें उसके छोटे छोटे कामों में भी उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है सामाजिक व्यवस्था के सम्मान की अवस्था। मन में हमारे सम्मान है और अगर हम सम्मान करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं वो एक नैतिक आचरण है। आइए देखते हैं कोहेलबर्ग के अनुसार समाज के ज्यादातर सदस्य नैतिक विकास की इस अवस्था तक पहुंच जाते हैं। इस अवस्था में प्रवेश से पहले बालक समाज को केवल इसलिए महत्वपूर्ण मानता है कि वह उसकी प्रशंसा करता है। अभी तक जो हम देख रहे थे वो प्रशंसा की था, लेकिन अब वह समाज को स्वयं एक लक्ष्य मानने लगता है कि मैं आखिर समाज में कहाँ पे खड़ा हूँ। इस अवस्था में पहुंचकर वह स्वयं को ये समझने लगता है कि सामाजिक नियमों के विरुद्ध प्रत्येक कार्य अनैतिक है। मतलब कोई भी अगर वो कार्य कर रहा है और समाज में वो अलाउ नहीं है, नहीं अच्छा माना जाता है, तो वो अनैतिक है, वो इस स्टेज में जान जाता है। ठीक है, पोस्ट कन्वेंशनल स्तर यानी कि पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, इसमें इसको भी दो भागों में बांटा गया है। अभी तक आपने जो देखे थे प्री कन्वेंशनल लेवल और कन्वेंशनल लेवल, अब ये है पोस्ट यानी कि आखिरी, इसको भी दो भागों में बांटा गया है और आपके टोटल हो जाते हैं 6। सामाजिक समझौते की अवस्था और दूसरा है विवेक की अवस्था। ठीक, तो आइए सबसे पहले देखते हैं सामाजिक समझौते की अवस्था क्या है। इसके अंतर्गत व्यक्ति परस्पर लेन देन में विश्वास करने लगता है। व्यक्ति व समाज के बीच एक समझौता हो जाता है। एक समझौते को आधार मान लिया जाता है। इस अवस्था में व्यक्ति यह मानने लगता है कि व्यक्ति को समाज नियमों का पालन इसलिए करना चाहिए क्योंकि समाज हमारे हितों की रक्षा करता है। वो हमारा दायित्व बनता है कि हम समाज के नियमों का पालन करें। अगर व्यक्ति समाज के नियमों का पालन नहीं करता तो
व्यक्ति और समाज के बीच का समझौता टूट जाएगा। मतलब जो भी नियम बने हैं समाज में, अगर हम उनका पालन नहीं करेंगे तो हम समाज से बेदखल कर दिए जाएंगे। कहीं ना कहीं वो खुद में एक जो दिमाग में सर्किल चलता रहता है उसमें ये अवस्था आ जाती है कि हमको समाज के नियमों का पालन करना ही करना है। अतः अपने नियमों, परंपराओं, कानूनों के द्वारा समाज व्यक्ति को स्वतंत्रता, अधिकार और सुरक्षा देता है। अतः ऐसे नियमों का उल्लंघन अनैतिक माना जाता है। ठीक है, ये इस अवस्था की बात है। अब जो लास्ट अवस्था है यानी कि आखिरी अवस्था है उसे कहते हैं विवेक की अवस्था, स्टेज ऑफ द कॉन्शियस। इस अवस्था में पहुंचने पर व्यक्ति नैतिकता के बारे में अपना दृष्टिकोण भी विकसित कर लेता है। व्यक्ति में विवेक पैदा हो जाता है और व्यक्ति के अच्छे, बुरे, उचित व अनुचित आदि विषयों पर स्वयं का व्यक्तिगत विचार विकसित हो जाता है। देखिए, अभी तक क्या था कि जो भी समाज ने बनाया है हमें उसे देखना है, समझना है और उसी के आधार पे चलना है। अब जब फिगर में देख रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, हमें खुद डिसाइड करना है। और ये अवस्था वो होती है कि कितने भी समाज नियम बना ले, हमें अगर कुछ गलत लगता है तो हम उसको गलत मानेंगे। ठीक है, मान लीजिए किसी प्रकार की परंपरा है जो कि हमारे समाज में है और वो कहीं ना कहीं उस समाज के नियमों को के हिसाब से तो बनी हुई है, लेकिन नैतिक हमारे जो मन में है कि भाई ये तो गलत है, इससे तो आदमी परेशान हो जाता है, इससे तो बहुत दिक्कत होती है। तो कोई भी चीज़ अगर अनैतिक है तो वो इस समय आदमी अपने दिमाग से सोचने लगता है। ठीक है, व्यक्ति के नैतिक विकास का एकमात्र आधार विवेक ही बन जाता है। अब इस अवस्था में व्यक्ति नियमों का पालन स्वयं के दृष्टिकोण से प्रेरित होकर करने लगता है। ठीक है, और अगला है कि इस अवस्था में व्यक्ति अब नियमों की वैधता को भी चुनौती देता है। मैंने बताया था आपको कि वो जो नियम बने हैं परंपराओं के, हमारे समाज के, उनको भी चुनौती देता है कि क्या गलत है, क्या सही है, क्योंकि वे नियम उसके विवेक से मेल नहीं खाते। अब व्यक्ति के लिए वही आचरण नैतिक होगा जो उसके स्वयं के विवेक के समर्थन प्राप्त कर लेगा। एग्जाम्पल दूं, अगर मान लीजिए किसी समाज में महिलाओं की शिक्षा को लेकर काफी रूढ़िवादिता है कि उनको नहीं पढ़ने देना चाहिए, तो अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि क्यों, अगर वो पढ़ेंगे तो क्या ऐसी कौन सी समस्या आ जाएगी आपके समाज में, तो उनको लगता है कि ये जो सामाजिक नियम है ये गलत है, महिलाओं को भी उतना ही अधिकार मिलना चाहिए जितना कि पुरुषों को मिला हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं एक नैतिक विकास का अंतिम जो है चरण था और कोहलबर्ग ने इन्हीं 6 नियमों का जो है पूरा आधार बनाया है और इनको आप अच्छे से रख लीजिएगा। और आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में और आप जुड़े रहिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू।